नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के बाद जो है स्टॉक का प्राइस गिरा है। क्यों गिरा है, इसमें करेक्शन क्यों हुआ है और कहाँ तक ये जो है स्टॉक गिरेगा, और रिजल्ट्स की भी बात करेंगे, उसे भी डिस्कस करेंगे। साथ में फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स दोनों को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है इस स्टॉक से रिलेटेड वो सारे इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी है आपने। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। चार्ट पैटर्न से शुरुआत करते हैं और डेली चार्ट देखते हैं। तो प्रीवियस चार्ट देखिए, स्टॉक जो है काफ़ी लंबे टाइम से अब ट्रेड में था। इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है अभी रिसेंटली 12,782 के पास में। अब इसके बाद देखिए 3 अक्टूबर को जो है स्टॉक ने गिरना शुरू किया है, जब निफ्टी गिरा था वॉर की वजह से। उसके बाद ये स्टॉक गिर के यहाँ तक आया है और फिर इसके रिजल्ट आए हैं 16 अक्टूबर को। मार्केट ऑफ होने के बाद में रिजल्ट आए हैं, तो अगले दिन हमें गैप डाउन देखने को मिला और अगले दिन 12.5% से ज़्यादा का जो है 12.5% से थोड़ा ज़्यादा जो है स्टॉक गिरा है। एक ही दिन में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद जो स्टॉक गिर रहा है और अब जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो है 9,725 का चल रहा है। तो देखिए ये दो रीजंस जो है, एक तो वॉर की वजह से जो निफ्टी गिरा तो मार्केट सेंटीमेंट डाउन था, और फिर रिजल्ट के बाद में स्टॉक गिरा। इन दो रीजन की वजह से जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा है। अभी देखिए इसका जो लेवल था वो यहाँ पे था। इसको स्टॉक ने आज के दिन में ब्रेक करता हुआ हमें दिख रहा है। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो अब आगे के लेवल्स की बात करते हैं। आगे के अगर लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका लेवल है 9,162 के पास में, और सेकंड लेवल है यहाँ पे। तो इस लेवल में जो है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट किया है और यहाँ पे हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो देखिए अभी तो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है शार्प। और वीकली चार्ट हम देखते हैं तो ये जो दो लेवल्स हैं यहाँ तक स्टॉक आ सकता है। 8,758 के लेवल तक आएगा या नहीं ये अभी कह नहीं सकते हैं। बट ये वाला जो लेवल है, फर्स्ट लेवल यानी 9,162 का, यहाँ तक जरूर आ सकता है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में करेक्शन है काफ़ी ज़्यादा। अब जो क्यों करेक्शन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो कैसे रिजल्ट्स आए हैं। हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है अच्छी खासी। 22% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। बट स्टिल जो है इसके मार्जिन घटे हुए, ओपीएम 20% से घट के 16% का हो गया है। 4% से ओपीएम घटा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,370 से घट के 2,073 करोड़ का हुआ है। अगर इसकी एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो देखिए मटेरियल कॉस्ट सेम है 70% की, एम्प्लॉय कॉस्ट भी सेम है 4%। बट स्टिल फिर ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ये कहाँ से आए हैं, तो इसकी अगर बात करते हैं मनी कंट्रोल पे देखते हैं। तो देखिए अगर इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो जैसे ही कंसोलिडेटेड हम जो रेवेन्यू देख रहे हैं, सेल्स बढ़ी हुई है पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद हम देखते हैं तो जो कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल है वो थोड़ा बढ़ा है, 7,417 से बढ़ के 8,610 करोड़ हुआ है। परचेस ऑफ ट्रेडेड गुड्स थोड़ा सा बढ़ा है। इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक्स में जो है नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी ने जो है अपनी इन्वेंट्री से ज़्यादा सेल आउट किया है, तो इसलिए जो ये इन्वेंट्री स्पेसिस से ये हमें कम देखने को नेगेटिव देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। तो जो मेन जो इनको लॉस हुआ है ये हुआ है। देखिए अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो नेट प्रॉफिट था इस पीरियड के लिए वो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा ही था, 941 से बढ़ के 965 करोड़ हुआ था। बट ये जो है शेयर ऑफ पी एन एल एसोसिएट्स, यहाँ पे हमें 580 करोड़ का लॉस दिखा रहा है। तो कंपनी की जो स्टेक है केटीएम में, स्टेक है 48% का, और केटीएम को लॉस बुक करना पड़ा है इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से जो है ये इसके जो है जो बजाज ऑटो के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पे काफ़ी असर देखने को मिला है। स्टैंड अलोन में हालांकि नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। बट हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स देखेंगे क्योंकि वो उससे जो है हमें स्टॉक के हमें जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है उसकी क्लियर पिक्चर मिलती है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस जब देखते हैं तो जो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था वो इस वजह से जो है कम हो गया है। अब केटीएम के जो जब फाइनेंशियल इंप्रूव हो गए तो हमें बजाज ऑटो के भी जो है फाइनेंशियल इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि 48% स्टेक है केटीएम पे, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेक है। केटीएम की जो है डिमांड इस साल जो है इस क्वार्टर में कम रही है मोटरसाइकिल्स की, स्पेशली यूएस में 26% जो है सेल्स घटी है। साथ में केटीएम के जो ऑपरेशन है उसमें थोड़ा रिकन्स्ट्रक्टिंग करी गई है। रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से जो है उसमें भी एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे हैं। तो जब केटीएम के जो है सारी चीज़ें फाइनेंशियल ठीक होगी तो हमें जो है यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस 4% से जो है मार्जिन घटा है। एंड इस अगर हम देखते हैं तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2564 से घट के 2,299 करोड़ हुआ है। बट इसके आगे जो सेकंड रीज़न है कंपनी का प्रॉफिट घटने का, एक तो ये कि केटीएम में लॉस हुआ है, वहाँ पे जो इनका स्टेक है
वहाँ से लॉस हुआ है। और दूसरा रीज़न हम देखते हैं तो कंपनी का जो टैक्स है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा रहा है, 24% से 40% रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि जो नया लॉ आया है फाइनेंस से रिलेटेड, जो कैपिटल गेन का नया लॉ आया है 2024 में, कि जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो घटा दिया गया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है कि जो कंपनी के जैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टीज़ में है। तो जहाँ पे पहले जो है अगर 10 करोड़ पे कोई प्रॉपर्टी बाय करी है और उसमें जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट में इन्फ्लेशन को भी काउंट कर लिया जाता है, जब से प्रॉपर्टी बाय की है तब से अब तक जितने भी सालों में जो इन्फ्लेशन बढ़ी है उस हिसाब से अगर 10 करोड़ में बाय करी थी तो उस 10 करोड़ की जगह पे इन्फ्लेशन को काउंट करके अगर 15 करोड़ का प्राइस बढ़ रहा है और फिर उस प्रॉपर्टी को कंपनी सेल करना चाह रही है 20 करोड़ में, तो जहाँ पे 10 करोड़ माइनस 20 करोड़ यानी कि 10 करोड़ पे कैपिटल गेन टैक्स देना था, वहाँ पे 10 करोड़ की जगह पे 15 करोड़ की जो है जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 15 करोड़ आ रही है इन्फ्लेशन मिला के, यानी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिला के। तो 15 करोड़ में से 20 करोड़ माइनस करिए, यानी 10 करोड़ की जगह पे 5 करोड़ रुपये टैक्स देना था, देना पड़ता है, जिससे कि जो है कैपिटल गेन टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता। बट अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। तो जो पहले कंपनी को इस इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा था उसको हटा दिया गया है, उसके जो प्रोविजंस है वो इस क्वार्टर में दिए गए हैं। यानी कि ये जो वन टाइम एडजस्टमेंट की गई है टैक्सेशन में, इस वजह से जो टैक्स है वो 40% देखने को मिल रहा है। अब जो है ये वन टाइम एडजस्टमेंट थी, तो अब इसके बाद जो अभी जो इंडेक्सेशन बेनिफिट कंपनी को मिलते थे अब तक वो हटा दिए गए इस क्वार्टर में, यानी अगले क्वार्टर में जो है जो इसके नॉर्मल टैक्स लेवल्स है यानी कि 23 से 24% के उतने ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर इस 40% की जगह 24% टैक्स इस साल इस क्वार्टर में कंपनी ने दिया होता तो जो यानी 24% 2299 का बनता है 551 का, और 551 को 2299 से घटाते हैं तो 1748 का प्रॉफिट बनता है। तो जहाँ पे 1385 का प्रॉफिट है उसकी जगह 1748 का हो सकता था अगर ये लॉ इस बार नहीं आया होता तो अब ये वन टाइम एडजस्टमेंट थी जो कि हो चुकी है, यानी अगले क्वार्टर्स में जो हमको नॉर्मल जो है टैक्स लेवल देखने को मिलेंगे 23-24% के आसपास के। यानी कि इस क्वार्टर में जो 1748 के प्रॉफिट हो सकते थे तो 1385 और 1748 यानी लगभग 400 करोड़ का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। एंड इस वजह से जो है 942 से घट के 1385 करोड़ के प्रॉफिट रह गए, इसकी जगह 1748 के होते तो ये जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा नहीं होता इस क्वार्टर के प्रॉफिट्स का। तो जो स्टॉक का प्राइस है वो इतना ज़्यादा नहीं गिरता जितना भी अभी गिरने को देखने को मिल रहा है। तो अगले क्वार्टर्स में अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वार्टर में जो है इस क्वार्टर में जो है फेस्टिव सीजन भी रहेगा सितंबर के बाद से, यानी अक्टूबर का जो पूरा फेस्टिव सीजन रहता है। और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनी है तो जो इनके व्हीकल सेल्स है वो फेस्टिव सीजन में डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वार्टर में जो है रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और साथ में जो केटीएम के फाइनेंशियल जब भी इंप्रूव हो गए, अभी उस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कब तक इंप्रूव हो गए, बट अगले क्वार्टर में रेवेन्यू जरूर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ में टैक्स बेनिफिट भी जो और ये जो टैक्स प्रोविजन इस बार दिए गए हैं वो अगले क्वार्टर में नहीं रहेंगे। तो अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो हमने इस क्वार्टर के जो पिछले क्वार्टर था 1942 उसके आसपास तो एटलीस्ट देखने को मिल सकते हैं। अ, अभी हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो है केटीएम में अभी भी जो है लॉस बुक करना पड़ रहा है, और केटीएम में जो इनका स्टेक है 48% का है, बट स्टिल जो है 1900 के करोड़ के आसपास तो हमें अगले क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। अब ईयरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो देखिए हाईएस्ट जो है इसके रेवेन्यू रहे थे 2024 में 36,000 से बढ़ के 36,445 से बढ़ के 40,870 करोड़, यानी लगभग जो है 8 करोड़ 8,000 करोड़ सेल्स जो है एक ही साल में बढ़ गई थी। काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हमें। ऑपरेटिव प्रॉफिट भी हाईएस्ट रहा एंड मार्जिन भी बढ़ा हुआ था 2% से, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट है 7,708 करोड़ का 2024 का नेट प्रॉफिट है। एंड डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है कंपनी का, 29% डिविडेंड 2024 में दिया था। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं तो मार्केट कैप इसका लार्ज कैप कंपनी है, ये 2,71,235 करोड़ का मार्केट कैप है। पी 36.7 का है। इंडस्ट्री पी 64.6 का है, यानी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा कम इसका पी है। डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.1 का डेट है, बुक वैल्यू 8.7 की है एंड रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आर ओ सी 33.5% का है एंड आर ओ वी 26.5% का है। कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो देखिए बजाज ऑटो इस फ्लैगशिप कंपनी ऑफ बजाज ग्रुप। टू व्हीलर थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में इनका जो है मोस्टली सेगमेंट है। और केटीएम में जो है इनका 40% स्टेक था 2007 में, जो कि अब बढ़ के 48% हो चुका है, जिसकी अभी हमने बात करी थी। साथ ही मार्केट लीडरशिप कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है डोमेस्टिकली मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंड लार्जेस्ट थ्री व्हीलर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर फ्रॉम इंडिया। मोटरसाइकिल सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें इनका जो मार्केट शेयर है इंडिया में वो 18% का है
और साथ में हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वरना वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेरा काम जस्ट ये है इस वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, वरना आप जो है सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट में हम देखते हैं तो मार्केट शेयर है इनका 78% इन आईसीई थ्री व्हीलर, 75% इन थ्री व्हीलर पैसेंजर कैरियर, 46% शेयर इन थ्री व्हीलर कार्गो सेगमेंट। और साथ में एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी 80 कंट्रीज़ में। एंड जो इनका डोमेस्टिक रेवेन्यू वो है 68%, 2024 में रहा था। एंड एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू है वो रहा है 32% का। 68% रेवेन्यू इंडियन मार्केट से और 32% रेवेन्यू रहा था इंटरनेशनल मार्केट से। यानी कि इंडिया के जो फेस्टिव सीजन का भी जो सेल्स है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। प्रॉफिट्स पीएनएल की हम बात कर चुके हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो रिजर्व से 30,700 करोड़ की, बोरिंग से 5,245 करोड़ की। साथ ही कंपनी ने बायबैक भी किया था मार्च के क्वार्टर में 2024 में। तो 283 से जो घट के 279 इक्विटी कैपिटल हो गया था। एंड बायबैक के बाद जो है इनका जो ईपीएस है वो भी बढ़ गया था। मार्च के क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो 22 करोड़ से प्रॉफिट घटने के बाद भी ईपीएस बढ़ा था, क्योंकि कंपनी ने जो है शेयर्स का बायबैक किया था इसलिए। एंड बोरिंग्स है 5,245 करोड़ की। तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। अब रेशियोज की बात करते हैं तो आरओसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, 2024 में 34% का रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स है 55.04%, एफ आई एस 14.32%, डी आई एस 8.67% एंड पब्लिक होल्डिंग है 21.89%। और टिकट टेप पर हम देखते हैं देखिए टिकट टेप पे जो है इसकी पब्लिक होल्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जो रिटेल होल्डिंग है वो ओनली 5.49% की है। एंड अदर पार्टीज है 16.39% इसमें से। यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जो है स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा सही है। तो अगर इस वीडियो को मुझे जस्ट एक बार में समराइज़ करना हो तो देखिए इसके अगले क्वार्टर के हमें वेट करना होगा। तब तक जो है स्टॉक का प्राइस इन 2 लेवल्स तक आएगा, और यहाँ पे थोड़ा कंसिडर कर सकता है, या फिर रिजल्ट से पहले भी जो है ये हमें रिकवरी दे सकता है, क्योंकि अच्छी कंपनी है ये। इस क्वार्टर में थोड़े ख़राब रिजल्ट जरूर रहे, बट ओवरऑल जो है कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका हमेशा। निफ्टी में भी इसका वेटेज है 1% के पास में। तो ओवरऑल ये कंपनी जो है हमेशा अपने जो है लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही थी। अभी थोड़ा हमें कंसल्टेशन जरूर देखने को मिल सकता है यहाँ पे, बट इसके नीचे गिरना, अगर हम गिरने की हम बात करें स्टॉक की, तो वो शायद नहीं होगा। यहाँ तक इन लेवल्स तक आ सकता है। इन लेवल्स पे भी अगर हम बाय करके होल्ड करके रखते हैं कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक, या अगले क्वार्टर के रिजल्ट का वेट करते हैं, तो हमें जो है इस स्टॉक में रिकवरी या अच्छे रिटर्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। इस वीडियो को आप एजुकेशन पर्पज से लीजिएगा। अगर आप बाय और सेल करना चाहते हैं स्टॉक में तो आप अपना डिसीज करिए, अपना डिसीजन लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड भी कोई फीडबैक चाहिए देना है, तो कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।